एपिसोड 157 टू 160। माया जी का असली रूप यही था। वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर पैसे मांगती थी जैसे ये सबसे स्वाभाविक बात हो। वह एक ऐसी महिला थी जिसमें कोई शर्म नहीं थी। अर्जुन अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने अनिका की तरफ देखा। अनिका पास आया और ठंडे स्वर में बोला, माँ, आप क्या कर रही हैं? अगर अर्जुन के पास भी वह पैसा है, तो भी हम आपको नहीं दे सकते। यह अहाना के इलाज के लिए है। अनिका अर्जुन के व्यक्तित्व को जानता था। वह कह रहा होगा कि माया जी से निपटने के लिए उसके पास $10 लाख हैं। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास उससे पैसे मांगेगी। जब माया जी ने ये सुना, तो उसका चेहरा उतर गया। वह उठकर शोर मचाने लगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इसे अहाना के इलाज में इस्तेमाल करूंगी। मैं ये पैसा सिर्फ तुम्हारे लिए रखूंगी और जब भी तुम्हें इसका इस्तेमाल करना हो, तुम मुझसे मांग सकती हो। अनिका बहुत गुस्से में थी। वह उसे पैसे नहीं देगी चाहे कुछ भी हो जाए। माया जी को अहाना की भी परवाह नहीं थी। जब वह पैसे अपने हाथ में ले लेगी तो उससे पैसे वापस लेना कठिन हो जाएगा। जब अनिका ने मना कर दिया तो माया जी ने अपना सिर घुमाकर अर्जुन की ओर देखा। उसने दबंगई से पूछी, अर्जुन, मैं तुमसे एक बार और पूछूंगी। क्या तुम ये पैसा मुझे सुरक्षित रखने के लिए दे रहे हो या नहीं? ये स्पष्ट था कि वह उसे भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने वह कार्ड निकाला जो उसने बहुत पहले ही तैयार कर रखा था। बैंक में जो कुछ हुआ उसके बाद अर्जुन ने ये कार्ड तैयार किया। इसके अंदर 90,000 रुपये थे। शुरू में वह इसका इस्तेमाल अनिका से निपटने के लिए करना चाहता था। लेकिन कौन जानता था कि वह इसे आज रात माया जी को सौंपने जा रहा है। माया जी ने जल्दी से काम किया। इससे पहले कि अनिका उसका हाथ आगे बढ़ा पाती उसने उसे झपट लिया। उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, यह ज्यादा सही है। फिर उसने खुशी खुशी कार्ड ले लिया और उसे अपने हाथ से जाने नहीं दिया। वह पलटी और वापस अपने बेडरूम में चली गई। काफी देर बाद वह आखिरकार बाहर निकली। जब वह बाहर आई तो अर्जुन और अनिका पहले ही जा चुके थे। वे कहाँ हैं? माया जी ने उत्सुकता से पूछा। उसका चेहरा ठंडा था। मिस्टर शर्मा ने असहाय होकर कहा, तुमने उन्हें भगा दिया है। माया जी ने अपने होंठ आपस में दबाए और बुदबुदाई, मैंने उनसे सिर्फ 10 लाख ही लिए हैं। क्या मैं ये पैसा नहीं ले सकती? यह उनके भले के लिए है। अगर यह पैसा अर्जुन के पास है तो वह इसे बर्बाद कर सकता है। माया जी अर्जुन को नीची दृष्टि से देखती थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उसे पैसे रखने नहीं दिए। नहीं, जॉर्ज थॉमस का ऑफिस कहाँ है? ये जांचने में मेरी मदद करो। मैं कल वहां जाऊंगी। अर्जुन ने उसकी जान बचाई और उसने उसे केवल 10 लाख दिए। वह बहुत अमीर है, इसलिए उसे 10 लाख और देने चाहिए, माया जी ने कहा। उसने पहले ही एक योजना बना ली थी। वह इस पैसे के पेड़ को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। खुद ही जांच लो। मेरे पास तुम्हारी बेवकूफ़ी में शामिल होने का समय नहीं है। अब मिस्टर शर्मा को सिर में दर्द हो रहा था। उसने अपना प्रेसबायोपिक चश्मा उतार दिया और अपने बेडरूम में वापस चला गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं ये सब परिवार के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी बेटी की परवाह है, तो तुम्हें उससे अर्जुन से तलाक लेने के लिए कहना चाहिए। माया जी फिर से गुस्से में आ गई। वह चिल्लाने लगी और हंगामा करने लगी। आज अनिका बहुत जल्दी उठ गई, क्योंकि उसे टनक के सेकंड हॉस्पिटल के साथ व्यापार के बारे में बात करने के लिए अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व करना था। बैठक का स्थान ब्लू स्टार होटल का वीआईपी रूम था। मीटिंग के बाद अनिका ने हॉस्पिटल में मुलाकात की योजना बनाई। उसे अहाना को देखते हुए 2 दिन हो गए। यह उल्लेखनीय है कि कल रात से ही अनिका रोहन से संपर्क नहीं किया जा सका। उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वह मान रहा था कि रोहन जुड़ा होगा। नमस्ते, निर्देशक स्टेनली। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं। मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं। मीटिंग रूम के अंदर अनिका ने टनक के सेकंड हॉस्पिटल के नए प्रभारी व्यक्ति से अपनी कंपनी के प्रतिनिधि के लिए बात की। इस बार ब्लू स्टार होटल के 6 प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। स्वाभाविक रूप से डेरिक भी वहां मौजूद थे। आखिरकार वह इस महत्वपूर्ण सहयोग को अपने कर्मचारियों पर नहीं छोड़ सकते थे। नमस्ते, एम हॉल, मिस अनिका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस शर्मा इतनी युवा और शानदार हैं। निर्देशन स्टेनली और बिक्री थे।
दोनों स्टॉज ने एक दूसरे को नामित किया था। फिर उन्होंने युवाओं की मदद से बातचीत शुरू की। मिस शर्मा, हमारे निदेशक के अनुसार हमने पहले ही अनुबंध तैयार कर लिया है। कृपया इसे देखें। अगर सब कुछ ठीक है तो हम सीधे इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, निर्देशक स्टेनली ने कहा। अनिका और डेरिक आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इतनी स्पष्ट होगी। अर्जुन को इतना सम्मान क्या था? निर्देशक स्टेनली, क्या आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आप मजाक नहीं कर रहे हैं? डेरिक ने अविश्वास से पूछा। यह इतिहास का सबसे तेज सहयोग था। साथ ही, ये टन के दूसरे हॉस्पिटल के साथ था। डेरिक को समझ नहीं आया। ये सब अनिका की वजह क्या थी? मिस्टर डेरिक, चिंता मत करो। ये डायरेक्टर टन तय कर चुका है। जब तक मिस शर्मा यहाँ हैं, हम इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और मिलकर काम शुरू कर सकते हैं, डायरेक्टर स्टेनली ने कहा। जब उन्होंने ऐसा कहा, तो सचिव ने अनिका और डेरिक को अनुबंध दे दिया। उन दोनों ने अनुबंध को स्कैन किया और पाया कि यह अनुबंध ब्लू स्टार होटल के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। उनके लिए लाभ अकल्पनीय था। यदि वे इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ब्लू स्टार होटल को कम से कम 200 मिलियन अधिक मिलेंगे। 200 मिलियन! डेरिक लगभग अपनी कुर्सी से नीचे गिर गया। डायरेक्टर स्टेनली, क्या आप वाकई मजाक नहीं कर रहे हैं? ये स्पष्ट है कि इस अनुबंध की शर्तें बीकन के लिए ज्यादा फायदेमंद हैं। अनिका को लगा जैसे वह सपना देख रही थी। यह अविश्वसनीय था। डायरेक्टर स्टेनली ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस शर्मा, हमने पहले ही इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपको और किस बात की चिंता है? अनिका ने देखा कि अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके थे। उस पर मुहर भी लगी हुई थी। इसका मतलब ये था कि जब तक अनिका ने इस पर हस्ताक्षर किए, तब तक यह अनुबंध प्रभावी रहेगा। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन और प्रोफेसर टन का रिश्ता इतना सरल नहीं था। जरूर कुछ ऐसा था जो वह नहीं जानती थी। उसे वापस जाकर अर्जुन से पूछना पड़ा। हाल ही में, अनिका को एहसास हुआ कि वह अर्जुन को कम समझ पा रही थी। वह बहुत बदल गया था। जब उसने इस बारे में सोचा, तो अनिका ने कलम उठाया और हस्ताक्षर करने ही वाला था। हालांकि, इस समय, बैठक कक्ष का दरवाजा खुला था। एक झटके में, सूट पहने 8 अंगरक्षक अंदर घुस आए और दरवाजे पर खड़े हो गए। इसका मतलब ये था कि जब तक अनिका ने इस पर हस्ताक्षर किए, तब तक यह अनुबंध प्रभावी रहेगा। जब उसने इस बारे में सोचा, तो अनिका ने कलम उठाया और हस्ताक्षर करने ही वाला था। एक खूबसूरत महिला बिना स्ट्रैप वाली लंबी सफेद वैलेंटिनो ड्रेस पहने अंदर आई। उसके चेहरे के नज़ारे बहुत अच्छे थे और उसकी लंबी नाक बहुत सुस्पष्ट थी। उसकी आंखों में अहंकार और ठंडापन था। उसने गुलाबी रंग की चौड़ी धूप वाली टोपी और एल.वी. क्रिस्टल के महंगे जूते पहने हुए थे। उसने सफेद रेशमी दस्ताने भी पहने हुए थे और उसकी गर्दन पर हीरे का हार था। वे सभी गुलाबी हीरे थे। यह महिला एक तरह से शान और शौकत से भरी हुई थी। साथ ही, वह इतनी ठंडी थी कि वह बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लग रही थी। जैसे ही वह मीटिंग रूम में दाखिल हुई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वह बहुत खूबसूरत थी। वह सेलिब्रिटी से भी अधिक सुंदर लग रही थी। इसके अलावा, उसका शरीर अद्भुत था। उसने अपने गोरे हाथ से लाल एल.वी. बैग पकड़ रखा था। उसकी लंबी और पतली टांगें ऐसी लग रही थी जैसे किसी कलाकार ने उन्हें बनाया हो। उसकी त्वचा भी चमक रही थी। चीनी मिट्टी की तरह, ऐसा लग रहा था कि छूने पर टूट जाएगी। उसकी त्वचा के हर रोम से एक खास तरह की शान झलक रही थी। सिर्फ अमीर युवतियों में ही ऐसी शान होती है। बैठक कक्ष में मौजूद हर महिला उसे देखकर शर्म और कमी महसूस कर रही थी। इस महिला की खूबसूरती की बराबरी सिर्फ अनिका ही कर सकती थी। हालांकि, जब बात क्लास की आती थी तो वह फिर भी पीछे रह जाती थी। यह एक राजपरिवार की राजकुमारी और एक साधारण परिवार की राजकुमारी की मुलाकात थी। हर कोई हैरान था। कोई नहीं जानता था कि यह महिला कौन थी। मुझे खेद है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए। महिला ने अंदर घुसने के बाद यही कहा। उसकी आवाज बर्फीली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फीली दुनिया में आ गया हो। साथ ही, वह सभी पर एक अदृश्य दबाव डाल रही थी। मिस, मैं बीकन फार्मास्यूटिकल का चेयरमैन डेरिक हॉल हूँ। और आप? डेरिक खड़ा हो गया। वह मुस्कुराया और एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था।
महिला ने बस उसकी ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, तुम्हारे पास ये जानने की योग्यता नहीं है कि मैं कौन हूं। कितना अहंकारी, कितना अनियंत्रित, कितना अभिमानी। इस महिला का पूरा शरीर बर्फ की परतों से ढका हुआ लग रहा था। फिर सबकी निगाहों के सामने वह महिला अनिका के सामने चली आई। उसने अपनी भौहें उठाईं और कहा, क्या आप अनिका शर्मा हैं? अनिका इस महिला द्वारा उस पर डाले जा रहे अत्यधिक दबाव से हैरान थी। उसने अपना सिर हिलाया। हाँ, और तुम? ये तो स्पष्ट था कि इस महिला से निपटना आसान नहीं था। वह हर जगह ब्रांडेड सामान से सजी हुई थी। वह निश्चित रूप से एक संपन्न परिवार की युवती थी। हालांकि वह उसे कैसे जानती थी? थप्पड़, एक जोरदार थप्पड़ अनिका के चेहरे पर पड़ा। यह आवाज पूरे मीटिंग रूम में गूंज उठी। अनिका दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वहां मौजूद हर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। मिस, तुमने उसे क्यों मारा? डेरिक चौंक गया। वह अनिका के लिए न्याय कायम रखना चाहता था। हालांकि उसके सामने खड़ी यह महिला उसे सिर्फ ठंडी निगाहों से देख रही थी। ये डर से डेरिक को कांपने के लिए काफी था। वह बहुत डरावनी थी। उस औरत की आंखें बहुत बर्फीली थीं। वापस जाओ और अर्जुन कपूर से कहो कि तुमने उसके लिए ये थप्पड़ खाया है। उसे पता होना चाहिए कि क्या करना है। इतना कहने के बाद वह महिला मुड़ी और अपने पीछे एक ठंडी सी भावना छोड़कर चली गई। जब वह मीटिंग रूम के दरवाजे पर पहुंची, तो वह फिर से मुड़ी। फिर उसने अनिका की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गई। मेरा नाम काव्या सिन्हा है। उस ठंडी औरत के बैठक कक्ष से चले जाने के बाद भी सभी लोग शांत नहीं हो सके। अनिका का चेहरा जल रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह कौन था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वह अर्जुन को जानती थी। डेरिक ने माफी मांगी। उन्होंने कहा, निर्देशक स्टेनली, मुझे इस बात का खेद है। हमारे सहयोग के बारे में। निर्देशक स्टेनली मुस्कुराए और असहजता को कम करने की कोशिश की। बेशक सहयोग में कुछ भी गलत नहीं है। हम बस। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, डायरेक्टर स्टेनली का फोन बज उठा। कॉल का जवाब देने के बाद डायरेक्टर स्टेनली ने कुछ बातें कहीं, फिर उनका चेहरा उतर गया। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ? डायरेक्टर स्टेनली, क्या हो रहा है? डेरिक डायरेक्टर स्टेनली के चेहरे पर आए बदलाव को पढ़ सकता था। कुछ हुआ क्या? मुझे खेद है, मिस्टर हॉल। मिस शर्मा, हमें ये सहयोग बंद करना होगा। मुझे वास्तव में विवरण नहीं पता। मुझे वापस जाकर निर्देशक टन के साथ इस पर आगे चर्चा करनी होगी। मुझे खेद है। निदेशक स्टेनली ने ऐसा कहा और अपने लोगों के साथ चले गए। अब मीटिंग रूम में सिर्फ डेरिक और उसके लोग ही थे। सबके चेहरे पर उलझन थी। स्वाभाविक रूप से हर कोई अनिका को कुटिल दृष्टि से देख रहा था। मिस शर्मा, क्या हो रहा है? क्या आप उस महिला को जानती हैं? डेरिक अपना गुस्सा दबा रहा था। उसे पता था कि इसका उस महिला से कुछ लेना देना हो सकता है। विशेषकर तब जब उस महिला ने उस रीढ़विहीन काय अर्जुन कपूर का जिक्र किया। धत्तेरी की, क्या अर्जुन मुसीबत में पड़ गया और क्या इसकी वजह से बीकन और टन के बीच सहयोग विफल हो गया? अनिका का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपना बैग पकड़ा और अपनी भावनाओं पर काबू पाया। उसने डेरिक को अलविदा कहा। मुझे माफ करें, मिस्टर हॉल। मुझे जाना है। उसके ऐसा कहने के बाद अनिका तुरंत बैठक कक्ष से बाहर चले गए। उसके जाने के बाद बैठक कक्ष में शोरगुल शुरू हो गया। मिस्टर हॉल, मुझे लगता है कि 80% संभावना है कि मिस शर्मा इसमें शामिल हैं। ये बहुत बढ़िया मौका था। बीकन के लिए बाजार में उतरने का यह एक बढ़िया मौका था, लेकिन मिस शर्मा ने अब सब बर्बाद कर दिया है। वह महिला कौन थी? वह बहुत ठंडी और भयंकर है। मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। कुछ लोग इस पर जोर शोर से चर्चा कर रहे थे। उनकी बातचीत में अनिका के प्रति असंतोष था। डेरिक ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और कहा, बस बहुत हो गया। अब चुप हो जाओ, तुम सब। डेरिक के सिर में दर्द हो रहा था। अनिका ही थी जिसने ये सब करवाया। और उसने ही इसे नष्ट भी किया। अब उसके दिल में उसके प्रति कुछ संदेह और नापसंदगी थी। वापस अर्जुन की ओर। उसे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं थी। उसने सब कुछ रिया पर छोड़ दिया क्योंकि उसे रिया की क्षमताओं पर भरोसा था। पहली बार अनिका की चचेरी बहन टिना ने अर्जुन को बाहर चलने के लिए कहा। उन दोनों ने गेम सेंट्रल में मिलने का फैसला किया। लिन अपने कुछ दोस्तों को भी साथ लेकर आई। अर्जुन, तुम अभी यहाँ क्यों हो?
जब टीना ने अर्जुन को धीरे धीरे चलते हुए देखा तो वह दौड़कर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। वह आज्ञाकारी और प्यारी लग रही थी। अर्जुन इस अचानक बदलाव को स्वीकार नहीं कर सका। उसने संदेह से पूछा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? टीना ने अपने होंठ आपस में दबाते हुए मुस्कुराए। उसने कहा, मस्ती करने के लिए। आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। क्या टीना ने उसे केवल मौज मस्ती करने के लिए बुलाया था? क्या ये वाकई इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। जब उसके दोस्तों ने अर्जुन को देखा तो उन्होंने तुरंत उसे घृणा और व्यंग्य की दृष्टि से देखा। टीना, ये तुम्हारा काया भाई है। वह वाकई कुछ और ही है। क्या बेघर दिखना आजकल चलन बन गया है? टीना, क्या तुम मजाक कर रही हो? वह ऐसा दिखता है लेकिन तुम कह रही हो कि वह हमें यहाँ पूरा दिन दे सकता है। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। कितना निराशाजनक है। मुझे भी ऐसे किसी व्यक्ति के बगल में खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस होती है। वे एक के बाद एक बातें करने लगे। वे सभी अर्जुन पर कटाक्ष कर रहे थे और उसकी आलोचना कर रहे थे। अरे, यह आदमी तो बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने बिना ब्रांड के गंदे स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। उसकी नीली स्वेटशर्ट भी बार बार धोने से सफेद हो रही थी। वह भीड़ में सबसे अलग दिख रहा था। जब टीना ने देखा कि उसके दोस्त अर्जुन को नीची नजर से देख रहे हैं, तो उसने पलटवार करते हुए कहा, तुम क्या जानते हो? मेरे जीजा कमाल के हैं। क्या तुम कबीर रनावत को जानते हो? कबीर को भी मेरे जीजा के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। वह अपने दोस्तों को यहाँ इसलिए लाई थी ताकि दिखावा कर सके। टीना को यह सुनकर दुख हुआ कि वे लोग अर्जुन का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। कबीर रनावत। उसकी सहेलियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर पेट पकड़कर हंसने लगी। टीना, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि कबीर रनावत कौन है? उसके जैसे पागल लोग कबीर रनावत को कैसे जानते होंगे? अगर वह कबीर रनावत को जानता है तो मैं घुटने टेक कर उसे अपना दादा कहूंगा। जो लड़के स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे और अनुचित व्यवहार कर रहे थे, उनके चेहरों पर उपहास और व्यंग्य झलक रहा था। उनके जैसे लोग जो गिरोहों से जुड़े थे, वे जानते होंगे कि कबीर कौन था। वह शहर का भूमिगत राजा था। उसके पास 100 से अधिक सभा स्थल थे और 100 से अधिक आदमी भी। अब टीना कह रही थी कि अर्जुनथियों से एक रैंक ऊपर था। असंभव। कितना बड़ा मजाक है। टीना घबरा गई। उसने अपने पैर पटकते हुए अर्जुन की बांह पकड़ ली। उसने कहा, अर्जुन, उन्हें बताओ कि यह सच है या नहीं। नहीं, तुम्हें अभी कबीर को फोन करना होगा और उसे यहाँ आने के लिए कहना होगा। टीना गुस्सा दिखाने लगी थी। इससे पहले उस पर कभी इस तरह का संदेह नहीं किया गया था। इसलिए जाहिर है वह दुखी महसूस कर रही थी। हालांकि अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे खेद है, मैं किसी कबीर रनावत को नहीं जानता। टीना, क्या तुमने कोई गलती की? हा हा हा। तुरंत ही हंसी फूट पड़ी। टीना का चेहरा लाल हो गया। उसे अपने दोस्तों से घृणा आती हुई महसूस हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक पंखहीन मुर्गी है जो सबके सामने नंगी खड़ी है। हर कोई उसकी आलोचना कर रहा था और उसे शर्मिंदा कर रहा था। टीना, बस इतना ही काफी है। तुम्हारे जीजाजी ने पहले ही यह कह दिया है, इसलिए हमसे झूठ बोलना बंद करो। हम तुम पर नहीं हंसेंगे। तुम्हारा जीजा एक ईमानदार आदमी है। वह इतना बेवकूफ नहीं लगता। बस, बहुत हो गया। हम लोग जाकर मौज मस्ती करेंगे। उसके दोस्त हंसते हुए चले गए। टीना गुस्से से लाल हो गई। वह गुस्से से पलटी और अर्जुन को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ घुमाया। वह चिल्लाई, अर्जुन, तुम सच क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या अब तुम खुश हो कि वे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? हालांकि अर्जुन ने उसका हाथ हवा में पकड़ लिया। टीना, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। अगर तुम अनिका की चचेरी बहन नहीं होती तो तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे इस तरह बात भी नहीं कर पाती, समझी? अर्जुन अचानक ठंडा पड़ गया। उसकी आवाज बर्फ जैसी थी और उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। टीना दंग रह गई। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर वह डर और गुस्से से अर्जुन को घूरने लगी। काफी देर बाद उसने कहा, अर्जुन कपूर, तुम्हें इसका पछतावा होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? धत्तेरी की। टीना दुखी थी। उसे उसके दोस्तों ने अपमानित किया था और अब अर्जुन भी उस पर चिल्ला रहा था। उसे पहले कभी इतना प्रताड़ित नहीं किया गया था। हालांकि
अर्जुन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, जो भी हो, लेकिन मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, यदि आप कुछ गलत करने की हिम्मत करते हैं, तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। इतना कहने के बाद अर्जुन मुड़ा और अपने हाथ जेबों में डालकर चला गया। अर्जुन की पीठ को देखते हुए अनिका गुस्से से पागल हो रही थी। उसने अपने पैर जमीन पर पटकते हुए गुस्से से कहा, अर्जुन, तुमने मुझे नाराज करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें इस बात का पछतावा करवा दूंगी। मैं बहुत गुस्से में हूं। वह अर्जुन से बदला लेना चाहती थी। सबसे आसान तरीका था उसे किसी चीज से धमकाना। अर्जुन के जाने के बाद वह जॉर्ज से मिलने एपेक्स ग्रुप गया। यंग मास्टर, मैंने आपके लिए जन्मदिन का उपहार तैयार कर लिया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे खोलकर देखूं? जॉर्ज सम्मानजनक दिख रहा था। उसके पीछे नीली आंखों वाली एक गोरी सचिव खड़ी थी। वह एक कढ़ाई वाला बक्सा पकड़े हुए थी जो मुट्ठी के आकार का था। बक्सा नाजुक दिख रहा था। बक्सा देखकर ही पता चल रहा था कि अंदर रखी चीजें कीमती हैं। अर्जुन ने सचिव से इसे ले लिया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक उपहार है। आपका बॉक्स बहुत फैंसी है। इसे किसी दूसरे बॉक्स से बदल दें जो सरल लगे। एक झटके में सचिव ने उसे सामान्य बॉक्स में बदल दिया। अर्जुन ने उसे अपने हाथों में थामा और सहज महसूस करते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं अब वापस जाऊंगा। जब अर्जुन दरवाजे की ओर बढ़ा, तो वह अचानक रुक गया। उसने धीरे से पूछा, काव्या मुंबई शहर में कब आएगी? मिस सिन्हा शायद इन 2 दिनों में आ जाएंगी, जॉर्ज ने चिंतित होकर उत्तर दिया। यंग मास्टर का अतीत रोमांस। उसके साथ व्यवहार करना आसान नहीं था। आखिरकार, वो मिस्टर सिन्हा की तीसरी बेटी थी। इसके अलावा, उस समय वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। काव्या पिछले कई सालों से अर्जुन को ढूंढ रही थी। उसे वह इसलिए मिला क्योंकि इसी दौरान उसे अपने परिवार की संपत्ति विरासत में मिली थी। उस समय अर्जुन बिना कुछ कहे चले गए थे। आज माया जी सुबह सुबह बाहर निकल गई। उसने एक आम चेकर्ड मध्यम आयु वर्ग की महिला की पोशाक पहन रखी थी और उसके हाथ में काले चिकन सूप का एक गिलास था जिसे उसने खुद बनाया था। उसने एक कार बुलाई और एपेक्स ग्रुप चली गई। वह खुशी से झूम रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों पर चल रही हो। माया जी यहाँ क्यों आई? वह बेशक जॉर्ज से मिलने यहाँ आई थी। उन्होंने ये सब पहले से ही सोच रखा था। वह जॉर्ज की चापलूसी करने वाली थी और उससे पैसे मांगने वाली थी। अर्जुन ने उसकी जान बचाई, इसलिए 1 करोड़ बहुत कम था। अर्जुन को और अधिक मांगने में शर्मिंदगी महसूस हुई लेकिन वह नहीं थी। वह मोटी चमड़ी वाली थी। वह ज्यादा कुछ नहीं मांगती, सिर्फ 10 करोड़ मांगती। अगर वह मना करता तो वह 5 करोड़ मांगती। अगर वह फिर भी मना करता तो वह हंगामा मचाती। उसके पास इतनी बड़ी कंपनी थी और वह देश का सबसे अमीर आदमी था। वह जरूर अमीर होगा। उसे इन चंद करोड़ों रुपयों की परवाह नहीं होगी। जब वह एपेक्स ग्रुप के पास पहुंची, तो माया जी कार से उतरकर बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर चली गई। उसी समय, लोगों का एक समूह बाहर आया। ये जॉर्ज था। माया जी की आंखें चमक उठीं। वह खुशी और उम्मीदों से भरी हुई, जल्दी से वहां पहुंचना चाहती थी। हालांकि, माया जी ने चलना बंद कर दिया। क्या वह जॉर्ज के बगल में अर्जुन नहीं था? वह काय यहाँ क्यों था? माया जी जल्दी से एक तरफ छिप गई। फिर, उसने देखा कि जॉर्ज अर्जुन को सम्मानपूर्वक कार में बैठने के लिए कह रहा है। उसने अपनी आंखों से ये सब देखा। जॉर्ज अर्जुन के प्रति बहुत सम्मान दिखा रहा था। उसने झुककर उसके लिए दरवाजा भी खोला। कैसे? ये कैसे संभव हुआ? क्या ये सचमुच उसका रीढ़विहीन दामाद अर्जुन कपूर था?